हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 13 है, और इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। यानी आज से स्टार्ट होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये समझ लेना, आपके मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही बनने वाले हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसका मतलब भाई अब तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस फुल टू फुल कीजिए, यानी कि आप हमारी वीडियोस को कंप्लीट देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। भाई मजा आने वाला है, आपके एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको। ओके, तो चलो भाई इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। तो भाई इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद पूरे चैप्टर का यानी एनसीईआरटी पूरा हमने कवर किया, जिसमें सभी प्रश्नावली तथा उसके सभी उदाहरण जो हैं सबको एकदम कंप्लीट कर दिया है हमने। ओके, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं, उनको भी यहाँ पर हमने फुल्ली कवर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, तो भाई इसके बाद अब हम करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी अब ये कर लोगे तो भाई लाइफ जिंगल वाला हो जाना है, ठीक है। तो भाई इसको कर लो। तो यहां पर भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे इसको भी करने वाले हम बड़े आराम से। ओके चलो, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे पास आता है भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अब 1 से मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें हमने जो क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है वो आपके बिल्कुल बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि आपको मैं बताना चाहूँ कि बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक यानी मॉडरेट आते हैं, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले भी आते हैं। भाई तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी को फॉलो किया है और उसी के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं आपको। ओके, तो भाई बिल्कुल देखते रहिए, बने रहिए साथ में और आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया प्रश्न नंबर 1 में, 3 घन जिनके करों क्रमशः, मतलब उनकी जो करों के आधार पर मतलब उसकी भुजाएं जो क्रमशः इतनी है, ठीक है, को पिघलाकर एक घन बनाया गया। मतलब 3 अलग अलग घन है, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। डन, चलो ठीक है। अब कह रहा है तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कोर ज्ञात कीजिए। कोर की बात करें तो भाई एज की बात कर रहे हैं, यानी किनारा जो उसकी साइड्स है उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इसने कहा है 3 हमारे पास छोटे छोटे, भाई 3 छोटे छोटे, अब 3 क्या ही बनाऊं मैं, यहाँ पर सीधे हल लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हमने हल, और इसमें इसने कहा है क्वेश्चन में कि भाई 3 जो इसकी अलग अलग क्या है घन है। तो भाई हमने यहाँ पर लिख दिया भाई पहला घन जो है, पहले घन की भुजा या फिर कोर कह सकते हैं, एज कह सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है, तो भाई इसको मैंने A1 मान लिया है, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेम हम बात करते हैं दूसरे, ठीक है, घन का कोर जो है उसको A2 मान लिया है, और ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तीसरे की बात करें तो भाई इसके घन का कोर जो है उसको A3 मान लिया है, और ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ने पर हमने जो नया बड़ा वाला जो घन है, तो हम इसमें लिखेंगे तीनों को जोड़ने के बाद क्या, बड़े घन का घन की के कोर, क्या इसको मैंने मान लिया भाई, इसको मान लिया है कैपिटल A मान लिया है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों घनों का आयतन, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लिखते हैं। तो हमने यहां पर लिखा प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार का है तीनों का आयतन। तीनों का आयतन क्या होता है, तो भाई आपको मैं बताऊं, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो भाई आयतन की बात करूं तो ये होता है भुजा का क्यूब होता है। मतलब A है तो A का क्यूब आ जाएगा, यही होता है। डन, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे कि भाई एक 1 का क्यूब जो है, प्लस में A2 का जो क्यूब है, और प्लस में जो A3 का क्यूब है, इन तीनों का जो क्यूब है, क्यूब में लिखना हूं भाई, ये स्क्वायर लिखा गया गलती से, ये क्यूब जो है वो बड़े वाले का की भुजा जो है उसके क्यूब के बराबर होगा। डन,
ये चीज़ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तीनों के मान को लिखते हैं। मान मतलब 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब और बराबर में क्या आएगा, a का क्यूब आएगा। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो a के क्यूब के बराबर आएगा 3 3 9 3 27 आएगा। 3 का क्यूब क्या आ रहा है, 27 आ रहा है भाई। 4 के क्यूब की बात किया जाए तो 4 चौक 16 चौके 64 भाई, 64 आ रहा है। अब भाई 5 मतलब 25 पंचे 125 होता है, तो ये 125 लिख दिया। ठीक है, अब इनको जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो जोड़ते ही क्या आ रहा है भाई, इसको 25 जोड़ा तो ये आ जाएगा भाई 152 आ जाएगा। 152 और 4 जोड़ा तो 156 आ जाएगा। 156 में जब इसको जोड़ते हैं 60 को तो 216 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है a का क्यूब, और इस अनुसार a का क्यूब 216 है, तो क्या इसको मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ भाई, लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल 6 का क्यूब 6 6 36 36 6 का 216 होता है। डन। तो इस अनुसार भुजा जो आ रही है वो 6 आ रही है। ओके, 6 सेंटीमीटर आ गई। यानी अब हमने देख लिया बड़े घन का कोर जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया, और वही ज्ञात करना है। तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कोर ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले तो कोर ज्ञात हो गया, अब निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं भाई इसके बाद बड़े घन का या फिर नए घन का क्या है भाई, नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया याद करना है हमें। और ये क्या होता है, तो ये होता है 6a स्क्वायर, भाई यही होता है भाई पृष्ठ क्षेत्रफल का, यही फॉर्मूला है। और 6 तो 6 आ गया, ठीक है। और a स्क्वायर मतलब कितना आएगा, तो 6 गुने में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर यही होगा, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और 6 6 36 6 216, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर नए घन का जो आयतन सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घन सिरे से सिरे तक जोड़ा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां बताऊं, एक घन ये हो गया आपके पास, ये हमने घन बना लिया। इस घन को एक और घन के साथ जोड़ा गया है। एक और घन के साथ जोड़ना मतलब फिर से मैं यहां पर एक रेखा ऐसे खींच दूं, ठीक है, ये जोड़ दिया भाई। एक था उसके साथ दूसरा भी जोड़ दिया हमने, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई, अब इसने कहा है कि एक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसने कहा है दोनों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त घन का आयतन घनाभ का आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अब जो आपको दिख रहा है इसका घनाभ, इस घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो क्या है, अगर ये घन है इसका मतलब इसकी भुजा ये ए होगी, ठीक है, ये भी ए होगा और ये ऊंचाई भी ए होगी। घन मतलब तीनों भुजाएं सेम है, सेम घन ये वाला है तो इसमें भी ये ए होगा, ठीक है, और ऊंचाई सेम टू सेम होगी और अंदर की गहराई सेम होगी। यानी अब मैं कहूं जो नया घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई 2a है, चौड़ाई a है और ऊंचाई कितनी है, a है। डन। तो भाई इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले मैंने लिखा यहां पर हल, और यहां पर हमने लिखा कि भाई घन का आयतन जो है जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये हमें v मैंने इसको मान लिया, और ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है भाई, और घन का आयतन होता क्या है, तो ये होता है a का क्यूब। जैसे इसको मैंने माना तो भाई a भुजा है, तो a का क्यूब जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और भाई इस अनुसार 64 किसका क्यूब होता है, तो ये 4 का क्यूब होता है। यानी मैं इसी को लिख सकता हूँ a का क्यूब बराबर में 4 की घात 3 सेंटीमीटर घात 3, भैया होगा। एक क्यूब बराबर 4 की क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब अगर हटाते हैं तो इसकी भुजा जो आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई। यानी अब हम देख पा रहे हैं आयतन का जो कोर है या भुजा कह सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर आ चुका है। डन। चलो भाई, जब दोनों को जोड़ा गया है, जब दोनों घन को जोड़ा गया, तब भाई यहां पर लिखेंगे दो घन को जोड़ने पर बने घनाभ में भाई दो घन को जोड़ने पर बने घनाभ में की बात करें तो भाई यहां पर हम बात करें दो घन, एक छोटा घन एक छोटा घन, इनको जोड़ने पर ये घनाभ बन रहा है। इस घनाभ की बात करते हैं। तो इस घनाभ की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा भाई, घनाभ की लंबाई जो है भाई, घनाभ की जो लंबाई है इसको हमने माना L,
और ये एल कितना आ रहा है, तो भाई ये आएगा 2a। भाई एल जो आ रहा है वो 2a आ रहा है। डन। भाई चौड़ाई की बात की जाए तो भाई वो a आएगा, तो यानी मैं कहूं घनाभ की चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई की बात करें तो इसको b मानेंगे, और b कितना है हमारे पास, तो भाई चौड़ाई सिर्फ a है। और इसी में घनाभ की ऊंचाई की बात करें, भाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना आ रहा है, तो ये हम h मानेंगे, और h हमें दिया हुआ है कितना, तो भाई ये a दे रखा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। भाई इसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई a है और ऊंचाई a आ जाएगी। डन। चलो ठीक है, अब भाई इसके आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में मैं आता हूं, तो भाई मैंने लिख दिया भाई घनाभ का आयतन, यहां पर लिखा हमने घनाभ का आयतन। भाई घनाभ के आयतन की बात, आयतन निकालना, क्या निकालना है भाई, घनाभ का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल सब ज्ञात करना है। तो पहले हम आयतन पे आते हैं। आयतन क्या होता है, तो भाई एल गुने बी गुने में एच होता है। ठीक है, तो एल कितना है हमारे पास, तो भाई एल हम देख पा रहे हैं भाई लंबाई है 2a, चौड़ाई है a और ऊंचाई है a, ये आ गया, यानी 2a का क्यूब है। और a का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना है, 4 है, 4 है भाई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 गुने में 4 की क्यूब, यानी 4 चौक 16 चौके 64, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये आ गया इस घनाभ का आयतन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी मैं अब लिखता हूं क्या, घनाभ जो है का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। ओके, इसकी बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास 2 और ब्रैकेट में एल बी बी एच और प्लस में एच एल। भाई ये होता है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 तो ठीक है, एल कितना है, तो एल हमें दे रखा है 2a। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करा भाई एल का मान 2a। और b की बात करें तो b है a, और भाई b a है और h क्या है, ये भी a, देख पा रहे हो b a है और h भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो भाई h हमारा a है, और l की बात करें तो ये 2a आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 तो ठीक है, ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और प्लस में 2a स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, भाई 5a स्क्वायर गुने में 2 यानी 10a स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इसी क्षेत्रफल को मैंने a माना और a के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, 1 मिनट, a का मान जो आ गया वो कितना आ गया है, तो a का मान आ गया 5 दूनी 10, 10a स्क्वायर आ गया। भाई a का मान आ गया 10a स्क्वायर, और इसके बाद हम देखें 10 गुने में a कितना था, 4 का वर्ग था, यानी 4 चक 16 है, 10 गुने में 16 आ गया है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है पूरा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको जैसे ही गुना किया तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि ये जो आपके पास घनाभ बन रहा है, दोनों को जोड़ने पर इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, या फिर सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल ही कह लें, ठीक है, ये आ चुका है कितना, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आयतन जो आ चुका है वो आ चुका है 128 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो भाई आपको ये कंफर्म ये ध्यान रखना पड़ेगा, आयतन क्यूब में आता है और हमारा क्षेत्रफल वर्ग में आता है। डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में आपके बन ही जाते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। ओके, चलो भाई, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ, और भाई इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, तो भाई इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक तार के अनुप्रस्थ काट का व्यास जो है 5% कम कर दिया जाए तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि तार में धातु का आयतन समान हो। अब देखो क्या कहा गया है, इसने ये कहा है कि भाई एक तार थी आपके पास, ठीक है, एक तार है, थोड़ा मोटा बना दिया तार, कोई बात नहीं, क्योंकि बेलन के आकार का दिख जाए आपको, इसका कुछ ना कुछ व्यास रहा होगा। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ इसका व्यास रहा, व्यास कितना में कुछ भी रहा होगा भाई, डी इसका व्यास रहा होगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या एच रही होगी। ठीक है, अगर डी व्यास है तो इसकी त्रिज्या जो है वो आर रही होगी। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा है इसका कुछ ना कुछ तो आयतन है। ठीक है, अब इसका आयतन अगर कुछ भी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, मतलब इस तार में इसकी त्रिज्या का 5% कम कर दिया गया है। त्रिज्या जो भी थी उसको 5% कम करोगे, अगर कम करोगे तो तार पतली होगी, और तार पतली होगी तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई आयतन तो वही है, अगर पतला करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो भाई लंबा होगा तो कितना लंबा होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं हल। पहले लिखेंगे तार की त्रिज्या, भाई हमने लिखा भाई माना तार की त्रिज्या, इसको मान लिया हमने आर, ये आर मान लिया। और उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या है भाई, तार का व्यास जो है, या फिर व्यास नहीं ऊंचाई, तार की ऊंचाई कह सकते हैं, इसके ऊंचाई की बात करें भाई, माना कि तार की ऊंचाई है, उसको एच मान लिया।
ठीक है भाई। अब इसने कहा है 5% घटा दिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे जब तार की त्रिज्या 5% कम करने, या फिर हम लिखेंगे तार की त्रिज्या 5% कम करने पर, जब को हटा देते हैं, कम करने पर जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो अब जो नई त्रिज्या आ रही है उसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, तो भाई हमें 5% कम करना है, यानी कि पहले तो आर था लेकिन अब इसमें से कम कितना करना है, इसी आर का 5% यानी 5/100। भाई इतना, इसी आर का 5% कैसे निकालोगे, तो 5/100 करके निकालोगे। डन, चलो ठीक है। अब भाई इस 5 से इसको काटा तो ये 20 पे कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हमने आर को कॉमन लिया और ये आ गया 1 माइनस में 1/20 आ गया, ठीक है। 20 से कम 20 में से 1 गया 19, यानी ये बच रहा है हमारे पास 19/20 आर लिख सकते हैं, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों भाई, ये तो हमारे पास त्रिज्या है बस, तो सेंटीमीटर आएगा भाई, सिर्फ त्रिज्या है तो ये सेंटीमीटर आएगा, यानी कि जो कैपिटल आ रहा है मतलब घटने के बाद वाला जो आ रहा है वो ये आया। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो भाई यहां पर हम कहेंगे भाई पहले तार का आयतन अच्छा, इसमें एक और चीज कह देते हैं भाई, ये 5% कम करने पर ये आ रहा है। अब इसके बाद हम कहेंगे तथा ऊंचाई जो है बदले तार की ऊंचाई, ऊंचाई को हमने मान लिया है कैपिटल एच, ठीक है भाई। भाई इसको मान लिया हमने, माना भाई, ये कर दिया हमने भाई, इसको हमने माना है। अरे अरे क्या हो रहा है, माना हमने कर दिया भाई। इसकी ऊंचाई जो है बदलने के बाद क्या होगी, एच, यानी कि इसी तार को मैंने बनाया तो थोड़ा सा पतला हो गया तार और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा पतला हो गया और थोड़ा लंबा हो गया। डन, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, यानी अब जो इसकी जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर माना, इसकी जो ऊंचाई है उसको कैपिटल एच मान लिया। अब भाई इसके अंदर इसका आयतन इसका आयतन तो बराबर है, यानी हम लिखेंगे पहले बेलन का आयतन इसका बराबर होगा किसके भाई, त्रिज्या या फिर बाद का नए बेलन का आयतन। ये बराबर होगा। डन। अब भाई देखो इसको हम करते हैं सॉल्व कैसे होगा, तो भाई यहां पर हम लिखते हैं इसका बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसके बेलन के आयतन की बात करें तो पाई ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला एच होगा, भाई ये चीज आएगा। डन। लेकिन अब हमें पता है कि भाई कैपिटल आर जो है इसका मान जो आ चुका है ये, ठीक है, तो इसकी जगह चेंज करते हैं, पाई से पाई काटा, ये आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये एच आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 19/20 और ये आर का स्क्वायर और एच आ रहा है, भैया आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसको मैं नेक्स्ट पे लिखता हूं, तो यहाँ आ रहा है आर का स्क्वायर और एच आ रहा है, और यहाँ पर 19 का वर्ग कितना होता है, तो भाई 381 होता है, तो सॉरी 361 होता है, तो 361/20 का वर्ग कितना है, तो 400 है, ठीक है भाई। और साथ में कितना है, आर का स्क्वायर, यानी ये हमने आर का स्क्वायर लिखा और साथ में एच लिखा है। डन, तो भाई ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और यहाँ से कैपिटल एच जो है वो कितना आ गया, तो भाई 400/361 और ये एच आ चुका है, ठीक है, ये इतना आ चुका है। ये इसने क्वेश्चन में कहा था कि भाई तार के धातु का आयतन समान रहेगा तो लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, भाई लंबाई कितने % बढ़ गया है। तो लंबाई देखो क्या था भाई, लंबाई पहले एच थी और अब कितनी है, तो ये इतनी हो गई है, अब कितने % बढ़ गई है, तो इसको हम क्या देखेंगे, तो यहां पर हम कह सकते हैं लंबाई में बदलाव कितना हुआ है। तो लंबाई में बदलाव की बात की जाए तो ये हमारे पास है भाई, अब इतना हो गया 400h/361 हो गया, और पहले h था भाई इतना ही बदलाव हुआ है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर बदलाव हुआ, ये किया हमने सेंटीमीटर। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 400 आ रहा है भाई, एलसीएम 361 आ गया। अब ये 361 उठकर भाई, उठकर इससे गुना होगा, मतलब माइनस में
361 h कर दिया हमने, और साथ में सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, 400 में से 361 गया तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 6 4 मतलब कि 39 39 बचा है। तो यहाँ पर हमने क्या 39 कर दिया h और बटे में 361 कर दिया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो भाई हमें इसको निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, कितना परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज की बात की जाए तो इसको मैं गुना कर दूंगा 100 से। ठीक है, 100 से गुना करते ही ये परसेंटेज में आ जाएगा। भाई इतना जो आ रहा है इसको 100 से गुना करते ही परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि 39 बटे में 361 आ चुका है। तो यहाँ पर अच्छा इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमें सेंटीमीटर में चल रहा है। अब यहाँ पर लिखते हैं लंबाई में परसेंट में बदलाव। तो भाई कितना बदलाव हुआ है, तो बदलाव की बात करें तो 39 बटे में 361 गुने में 100 आएगा। ठीक है भाई, गुणे में 100 आ गया। अब यहाँ पर बात करें भाई कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कटेगा हमारा 9 पर कट जाएगा भाई, ये 9 पर कट जाएगा। 9 में 81 और 9 या 27 और 27 और 8 कितना होगा, तो 27 और 8 हो जाएगा 35 होगा हमारा। 1 मिनट, 390 में से हमने घटाया, नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा भाई ये इतना ही आ रहा है। ओके, तो भाई इसको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भाई जो भी आ रहा है 3900 बटे में 361 इतने परसेंट आ गया। डन, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप पॉइंट में निकाल सकते हो। फिलहाल इतने परसेंट आ गया और यही इसका आंसर है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4 और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे गोलियां बनाई जाती है। ठीक है भाई, इस प्रकार प्राप्त गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा जा रहा है, एक बड़ा गोला है। ठीक है, इस बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो भाई हमने देखा इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी को पिघलाकर बहुत सारे छोटे छोटे गोलियां बनाई गई है। भाई वो पता नहीं कितनी बनाई गई, लेकिन बहुत सारी बनाई गई है। अब जो एक है इसकी त्रिज्या को मैं मानूं तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.6 है। चलो ठीक है, अब इसने कहा है इसको पिघलाकर ऐसी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखो इसके लिए क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका। ठीक है, क्या तो इसका आयतन निकालो और इसका भी आयतन निकालो और इसके आयतन से इसके आयतन को भाग कर दो, तो भाई नंबर ऑफ गोलियां निकल जाएगी, भाई कितनी गोलियां बनेगी इसकी। डन, तो भाई इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने हल, और हल की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है भाई क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस, मतलब बड़े गोले की बात करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। भाई बड़े गोले की त्रिज्या को मैंने मान लिया बड़ा आर, और ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई छोटे गोले की, छोटे गोले की त्रिज्या जो है वो छोटा आर मान लिया है, और वो आ गया है कितना 0.6 सेंटीमीटर। डन, ये दो चीज हो गई। भाई बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा आर मानना, छोटे गोले को छोटा आर मान लिया। अब निकालेंगे दोनों का आयतन। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया क्या, भाई बड़े गोले का आयतन, भाई इसमें कर दिया बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले के आयतन की बात की जाए तो भाई इसको मैंने लिख लिया भाई v, और इसका आयतन कितना होगा, तो भाई ये होता है 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब होता है। डन भाई, 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब होता है। ओके, अब भाई इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो भाई 4/3 तो ठीक है। पाई की बात की जाए तो भाई ये कितना आ रहा है, इसको भी फिलहाल इतना ही पाई में रहने देते हैं, पाई ठीक है। और आर क्यूब की बात की 3 का क्यूब है, 3 गुने में 3 आएगा, और इसमें देख पा रहे हैं 3 से 3 कट गया, 4 या 12 12 3 24 बढ़ते 36, यानी हमने लेकर देखा 36 पाई आंसर आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आया है बड़े गोले का। डन, अब निकालते हैं छोटे गोले का आयतन। तो भाई मैंने लिखा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले के आयतन की बात की जाए तो भाई ये हमारे पास आ रहा है, भाई इसको मैंने V1 माना तो इसको V2 मान लिया है, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 4/3 पाई और छोटा आर का क्यूब आएगा। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई, तो पाई रहने दिया। आर की बात करें तो आर हमारा इसका दे रखा है 0.6, तो इसको गुना करते हैं 0.6 के अकॉर्डिंग। तो 0.6 गुने में 0.6
गुने में 0.6, भाई ये चीज़ आ गया। डन। अब इसको भी काट देते हैं। कट रहा है क्या कुछ? बिल्कुल। तो 3 से जब ये काटेंगे तो 0.2 आएगा। अब इसको मैंने देखा तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर, तो भाई यहाँ पर देख पा रहा हूँ V2 जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है भाई 6 6 36 36 दूनी 72, और 72 में 3 के बाद पॉइंट है ना, तो 3 के बाद पॉइंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई पाई 4 गुने में 0.072। चलो भाई ये आ गया हमारे पास, ये एग्जैक्ट आ चुका है भाई। यहाँ पर हमने क्या किया भाई 6 6 36 36 दूनी 72, भाई 1 2 3 3 के बाद दशमलव है तो 72 के साथ इसके पीछे से 1 2 3 3 पर बिंदु लगा दिया। डन। अब भाई इस 4 पाई को इसके साथ गुना करेंगे, भाई 4 पाई बचा था ना, तो भाई इसको गुना करेंगे। तो 4 से जैसे ही मैंने गुना किया तो 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है, और 4 सत्ते 28 आ रहा है, ये आ गया, और 0 पॉइंट में साथ में चलेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.288 और ये पाई आएगा। भाई 4 को जैसे गुना किया ये आ गया हमारे पास। डन। ये तो आ गया V2, मतलब कि इस छोटी गोली का आयतन आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है इस प्रकार प्राप्त गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई मैंने यहां पर लिखा गोलियों की संख्या तो गोलियों की संख्या किस प्रकार निकाली जाएगी? तो भाई आयतन बड़े वाले का, भाई बड़े वाले का आयतन जो है उसके बटे में आएगा छोटे वाले का आयतन, भाई बड़े वाले का आयतन जो है उसके बटे में छोटे वाले को लिखोगे, अपने आप गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आ रहा है। तो बड़े वाले का आयतन है 36 पाई, तो लिखा 36 पाई। छोटे वाले की बात करें तो भाई कितना है? 0.288 पाई है। भाई आ चुका है। अब इसको काटते हैं, तो काटते क्या हो रहा है? तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या है भाई यहाँ से पीछे से 3 के बाद पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो उसके नीचे 3 जीरो लगेंगे, मतलब 1000 आएगा। उसको ऊपर भेजा जा सकता है, मतलब 36,000 आ गया, और बटे में आ जाएगा 288 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया, 36,000 बटे में 288 आ गया। अब इसको करेंगे भाग, भाई किस अनुसार भाग होगा? तो ये क्या है? गोलियों की संख्या, जिसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये n है। n क्या है? गोलियों की संख्या है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, भाई यहाँ पे फ्रेश पेज में लिख लेते हैं 36,000 बटे में 288। अब देखते हैं क्या ये कुछ कट रहा है। कटने की मैं बात करूँ तो 3 के पहाड़े में 27, 3 नीम 27 होता है, तो 3 नीम 27 तो होता है, लेकिन 6 नीम 54 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे तो नहीं कट रहा है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं कट रहा, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे से काट देते हैं। छोटे छोटे की बात की जाए तो 4 से काटते हैं, तो 4 से इसको मैं 1000 को अलग से लिखता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी क्लियर होगी। यानी इसी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल आराम से ऐसे लिख दोगे तो चीज़ें बड़े आराम से कट जाएगी। ओके, अब देखो क्या करते हैं। 4 से काटा, 4 निम 36 हो गया, और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो प्यार से कट रहा है 9 8 72 कट रहा है, बिल्कुल सही। अब 8 से जैसे ही मैं भाग करूंगा इसको, तो भाई कितना होगा? तो भाई ये आएगा भाई कितने पे? 8 एकम 8 आएगा, बचा 2, 8 दूनी 16 है, और 8 पंचे 40 है, यानी 125 आ गया। यानी हम यहां पर कह सकते हैं भाई गोलियों की संख्या, भाई ये आ चुकी है फाइनली 125। भाई 125 आ चुके हैं, यानी कि जो बड़ा गोला था उसको पिघलाकर जो हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई थी वो टोटल 125 आ चुके हैं। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके चलो भाई, तो भाई अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ में दे रखा भाई एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक 12 सेंटीमीटर व्यास के पानी से भरे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यानी कि इसने ये कहा है कि भाई 12 सेंटीमीटर व्यास वाला पानी से भरे बेलनाकार बर्तन, भाई ये एक बेलनाकार बर्तन है। एक मिनट, इस बेलनाकार बर्तन को थोड़ा सा ढंग से बनाया हमने। तो ये बेलनाकार बर्तन है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये बेलनाकार बर्तन हो गया। इस बेलनाकार बर्तन जो है इसके अंदर क्या किया गया है? तो बेलनाकार बर्तन की बात करूं, इसमें एक गोला डाल दिया गया है, ठीक है। अब गोला डालेंगे तो भाई ये गोला अंदर डाल दिया गया, ठीक है। इस बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर की। और भाई देखा गया जो गोला है उसका व्यास 6 है, मतलब इसकी त्रिज्या है 3 की। चलो भाई ठीक। स्टार्टिंग में क्या था? तो स्टार्टिंग की बात कहूं तो भाई अगर जब इसमें हमने गोला नहीं डाला था, भाई जब गोला नहीं डाला था उस टाइम पे इसके अंदर पानी का लेवल क्या रहा था भाई? तो पानी के लेवल की बात करूं तो यहां तक का पानी का लेवल था, ठीक है भाई, मान लो यहां तक का पानी का लेवल था।
ओके, और जैसे ही इसके अंदर गोले को डाल दिया गया, भाई मैंने क्या किया, इसके अंदर जैसे ही एक गोला, जो बाहर एक गोला था जिसकी त्रिज्या 3 थी, उसको उठाकर इसके अंदर डालो। तो जैसे ही आप इसके अंदर गोला डालोगे, ठीक है, इस 3 को डालो तो क्या होगा, तो भाई पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो बढ़ के कितना हो गया, तो भाई बढ़ के मैं बात करूं तो यहां पर ये यहां से बढ़कर यहां पर चला गया। इसको मैं दूसरे इसी से ले आता हूं, यहां से बढ़कर यहां पर आ गया। ठीक है भाई, ये पानी बढ़ के इतना आ गया। ओके, यानी जैसे ही आपने गोला डाला, पानी का लेवल यहां था, वो उठ के वहां चला गया। अब देखो क्या चीज है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि इस h का मान हमें ज्ञात करना है। भाई इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। और ये कैसे निकलेगा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे ही आप गोला इसके अंदर डालोगे, गोले का जितना आयतन होगा ना, उतना ही आयतन का पानी जो है वो बढ़ जाएगा इसमें, मतलब उसका लेवल बढ़ जाएगा। यानी ये जो इस बीच वाले के पोर्शन की बात करूं, ये इसके अंदर जितना पानी है ना, वो पानी इस गोले के आयतन के बराबर है, यानी इसका और इसका आयतन बराबर होगा। डन। तो भाई उसी को हम यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है हल, और हल की बात करते हैं तो यहां पर हल में आते हैं। तो भाई लिखा हमने गोले की त्रिज्या, पहले तो लिखा गोले की त्रिज्या। भाई गोला जो है हमारे पास, उसके त्रिज्या की बात करें तो भाई ये r है, और ये r हमें कितना दे रखा है, तो r की बात करें तो ये है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। भाई गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास तो 6 सेंटीमीटर था। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्या, तो भाई इसमें आएगा भाई बेलन जो है, बेलन की त्रिज्या, जिसको मैंने कैपिटल R माना, और ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब इसके बाद ये कहेंगे बेलन में पानी के ऊपर चढ़ने की ऊंचाई, चढ़ने की ऊंचाई। ठीक है भाई, यहां हम क्या देख रहे हैं भाई, बेलन में पानी के ऊपर चढ़ने की ऊंचाई, पानी का लेवल जितना भी था उससे कितना ऊपर चढ़ेगा उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहां हमने देखा भाई ऊपर तो h चढ़ा था, तो ऊंचाई को हमने h माना है, और इस h के मान को हमें ज्ञात करना है, भाई इस h के मान को ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे भाई प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, हमने गोले को अंदर डाला था, यानी गोले का आयतन बराबर में क्या होगा, तो भाई इसका आयतन होगा। और इसकी बात की जाए तो ये जो पानी है बीच में, ये भी तो एक बेलन के आकार का ही होगा। भाई पानी जो होगा ये बेलन के आकार का ही तो होगा, और इसके अंदर भी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जितनी इसकी त्रिज्या होगी, सेम टू सेम भाई वही होगा। तो यहां पर हम कहेंगे भाई ये आ गया, तब हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार की बात की जाए तो गोले का आयतन हमारे पास है 4/3 और पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा किसके भाई, तो ये हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर और h होगा, भाई इसके बराबर हो जाएगा। डन, क्योंकि ये क्या है, ये है पानी का आयतन और ये है गोले का आयतन, दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इनके मान को रखते हैं, तो पहले तो पाई से पाई काट देते हैं, फिर मान रखते हैं। 4/3 रखा, ठीक है। छोटे आर की बात की जाए तो 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 लिख दिया। बराबर में बड़े आर की बात की जाए तो 6 गुने में 6 और गुने में h है हमारे पास, ठीक है भाई। 3 से हमने 3 को काट दिया, 4 या 12 12 36 आ गया, ठीक है। बराबर में 36 h है। अब इस 36 से एकम 36 कट गया, यानी 1 बराबर में h आ गया, और 1 क्या चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो 1 हमारा ये भी सेंटीमीटर में आ गया। यानी कि यहां से हमारे पास आ गया पानी के ऊपर चढ़ने, पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, तो पानी के ऊपर चढ़ने की ऊंचाई जो h हमने मानी थी वो h आ चुका है 1 सेंटीमीटर। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो यहाँ पर 1 मिनट, ये तो हो गया था क्वेश्चन ये वाला। हाँ, प्रश्न नंबर 6 जो है, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 3.6 सेंटीमीटर है। चलो भाई अच्छी बात है, और इसके आधार की त्रिज्या इतनी है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाकर एक नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है जिसकी त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर है। नए शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो क्या चीज है भाई, पहले एक शंकु था, ठीक है। इस शंकु की बात करें तो भाई इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 3.6 है, तो हमने देखा भाई इसकी ऊंचाई जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो 1.6 है, यानी यहां पर लिखा है 1.6 इसकी त्रिज्या है,
ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद भाई इसको पिघलाकर एक दूसरा शंकु बनाया गया है। दूसरा शंकु कुछ इस तरीके का बनाया गया है, ठीक है। और इस शंकु की बात की जाए तो फिर इसके अंदर इसकी जो त्रिज्या है वो 1.2 है भाई, त्रिज्या 1.2 है। और ऊंचाई की बात करें तो वो हमें नहीं पता, उसको हमने h मान लिया भाई। ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। अब इसने कहा है नया नया शंकु मतलब उधर वाला, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। डन। तो भाई उसकी ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा हल, ठीक है। हल की बात करते हैं, इसमें लिखेंगे भाई दिए गए शंकु की त्रिज्या, भाई दिए गए शंकु की त्रिज्या उसको मैंने माना भाई कितना, तो भाई कैपिटल R मान लिया है। और ये कितना है, तो ये 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, इतना आ गया। उसके बाद भाई क्या है, दिए गए शंकु की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो उसको कैपिटल H माना है, और ये दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद भाई क्या लिखेंगे, तो नए शंकु, भाई नए शंकु की त्रिज्या की बात करूं तो ये क्या है भाई, स्मॉल r माना है मैंने, और ये दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद नए शंकु की ऊंचाई जो है इसको h माना है, और ये हमें ज्ञात करना है। डन। इतनी बातें हो गई भाई, ये तीन चीज दे रखी है और ये हमें ज्ञात करना है। और वो ज्ञात कैसे होगा, तो भाई हमें पता है इसको पिघला कर ही तो ये बनाया गया है, यानी कि इसका आयतन और उसका आयतन बराबर होगा। यानी हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालते हैं और उसके बराबर लिख देते हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई प्रश्न के अनुसार, भाई लिख दिया भाई प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार की बात करें तो भाई ये आ रहा है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई और r स्क्वायर h आएगा, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h मतलब इसकी बात हो रही है, और 1/3 छोटा पाई r स्क्वायर h मतलब इसकी बात हो रही है। इन दोनों को देखते कंपेयर किया, क्योंकि प्रश्न में यही कहा था इसको पिघलाकर वो बनाया है, तो दोनों के आयतन को बराबर रखा हमने। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब यहाँ पर देखते हैं क्या कट रहा है। तो भाई पाई से पाई कट गया और 1/3 से 1/3 कट गया। भाई कैपिटल R का मान कितना है, तो 1.6, ये लिखा हमने 1.6 गुने में 1.6। कैपिटल H का मान कितना है, 3.6, तो ये भी रख दिया हमने। बराबर में R का स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर, यानी 1.2 गुने में 1.2, ये आ गया। और H की बात करें तो ये नहीं पता, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई इसको उठाकर नीचे लेके आते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई H का मान कितना आ रहा है, तो 1.6 गुने में 1.6 और गुने में 3.6, भाई आ गया। और ये दोनों उठ के नीचे आ जाएंगे, मतलब लिखा 1.2 गुने में 1.2, भाई ये हमारे पास आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखो क्या चीज़ है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इतना हम काट सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 तिया 12, भाई 4 चौक 16 और 4 तिया 12, ठीक है भाई। इस पॉइंट को हटाते ही नीचे 10 लगेगा, भाई ऐसे आएगा। अब इसमें भी काटते हैं, तो 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पे कट रहा है। फिर 3 से काटेंगे तो भाई 3 चौक 12, ये आ गया। यानी H का मान कितना आ गया, तो 4 चौक 16 चौके 64, यहाँ पर हमने देखा 64 सेंटीमीटर, भाई इतना आ चुका है क्या, तो ये आ चुका है H का मान। अच्छा एक चीज बच गया, अभी एक चीज बच गया है, क्या बच गया है, तो अभी एक चीज बचा है 10, तो 10 को भी तो लिखो, तो ये भी आएगा भाई 6.4 सेंटीमीटर। भाई ये 10 को नहीं छोड़ना, 6.4 सेंटीमीटर आ गया है। वही सोचो ये 64 बहुत ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा तो 64 नहीं है, 6.4 है, और ये सेंटीमीटर आ गया, ये इसका आंसर है, जो कि नए शंकु की ऊंचाई है। डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो भाई, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। हाँ जी, तो ये अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 7वां क्वेश्चन की भाई एक धात्विक घनाभ की विमाएं जो हैं, मतलब एक धात्विक घनाभ जो है उसकी जो भुजाएं हैं या विमाएं कह सकते हैं, वो हमारा 100 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर बाई 64 सेंटीमीटर है। चलो अच्छी बात है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी देखो पहले तो ये घनाभ था, ठीक है भाई, ये घनाभ है जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया। और इस घनाभ की बात की जाए तो इसने कहा है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितनी है 100 है, ठीक है भाई। चौड़ाई की बात की जाए तो 80 है, ठीक है भाई। ऊंचाई की बात की जाए तो 64 है भाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ऊंची आ गई है,
डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या चीज़ है, इसे पिघला कर क्या बनाया गया, एक घन बनाया गया है। इसे पिघलाया गया है भाई, इसे पिघलाया और एक घन बना दिया गया। ठीक है भाई, घन कैसा होता है, तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए, तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों चीजें ए हो जाएगी। ओके, अब यहां पर देखते हैं भाई, इसको पिघलाकर ये बनाया गया, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर लिखा हमने हल, और इसमें लिख दिया हमने घनाभ की लंबाई। तो यहां पर पहले लिखा घनाभ की लंबाई जो है भाई, घनाभ की लंबाई की बात की जाए तो इसको हमने ले लिया एल, और ये हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, उसके बाद है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ये h है, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 80 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में घनाभ की क्या है, चौड़ाई जो है, ये कितना दे रखा है, जिसे b कहेंगे, और ये हमें दे रखा है भाई 64 सेंटीमीटर। डन। अब हमें पता है क्या होगा भाई, घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है। तो पहले हम लिखते हैं घन की भुजाएं जो हैं, या फिर घन की विमाएं जो हैं। यहां हमने लिखा घन की विमाएं जो हैं। ठीक है भाई, माना घन की विमाएं क्या है, तो a सेंटीमीटर है। डन। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा है उसके अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, मतलब कि L इंटू, चलो मैं लिख देता हूं पूरा कंप्लीटली कि कोई भी दिक्कत आपको ना रहे। भाई लिखा मैंने घनाभ का आयतन बराबर में घन का आयतन। डन। भाई घनाभ के आयतन को ही घन के आयतन के बराबर हम लिख सकते हैं, दोनों चीजें, दोनों का आयतन बराबर होगा। डन, क्योंकि उसी को पिघलाकर तो ये बनाया गया है। तो भाई घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू में H होता है। ठीक है, घन के आयतन की बात की जाए तो A गुने A मतलब A का क्यूब आएगा। L कितना है, तो भाई L है यहाँ पर 100, भाई B कितना है, तो भाई ये 80, और H कितना है, तो ये है 64। इन तीनों को किया तो ये आ रहा है A का क्यूब आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 80 64, भाई मैं इसको कर देता हूँ फैक्टर। तो देखो यहाँ पर क्या है, 100 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 10 का। तो भाई 10 का तो एक वर्ग नहीं, हमें क्यूब चाहिए। देखो यहाँ पर क्यूब है ना, तो ऐसा हम ऐसे टुकड़ों में से तोड़ देते हैं कि क्यूब डायरेक्टली बन जाए। तो देखो बड़े आराम से बन रहा है। कैसे, तो 100 को लिखा हमने 10 गुने में 10। ठीक है, 80 को हमने क्या लिखा, तो 10 गुने में 8 लिखा जा सकता है। तो भाई लिख दिया हमने 10 गुने में 8। और 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुने में 8 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने 8 गुने में 8 आ गया, बराबर में A का क्यूब। देखो एक तो तरीका था सबको गुना कर दो, उसका क्यूब रूट निकालो, और एक तरीका ये है कि इसके गुणनखंड निकाल दो और देखो क्या क्यूब बन रहा है। तो भाई बिल्कुल बन रहा है, ये 10 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। वो 10 के 3 है, मतलब 10 की घात 3 आएगा, और 8 की घात 3 आएगा। नहीं, हम कर सकते हैं 10 गुने 8 दोनों की घात 3 कर सकते हैं, जो कि A की क्यूब के बराबर है। अब क्यूब दोनों में ही है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा, और हम इनको कंपेयर करके A का मान ये लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 10 8 80, यानी 80 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, A का मान आ गया। यानी कि जो घन है, घन के भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी भाई, 80 सेंटीमीटर होगी। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, तो यहां पर हमें प्रश्न नंबर 8 और 8वें क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें दे रखा है एक ठोस लोहे का आयतन, एक ठोस लोहे के आयताकार ब्लॉक की विमाएं जो हैं वो 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है। भाई इस तरह दे रखा है, यानी कि इसने कहा कि भाई आयताकार बॉक्स जब भी कहे तो उसका मतलब होता है घनाभ। ओके, तो यहां पर भाई मैंने लिख दिया यहां पे ये आ गया। अब इसमें हम देखते हैं लंबाई कितनी है, तो 4.4 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई की बात की जाए तो 2.6 मीटर है, और ऊंचाई की बात की जाए तो भाई 1 मीटर है। भाई ये चीज हो गया।
चलो ठीक है। अब ये जो घनाभ है भाई, ये घनाभ तो हमने बना दिया भाई। इसे पिघलाकर 30 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलनाकार पाइप बनाने हैं। ठीक है भाई, इसने क्या क्या कहा है कि भाई 30 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले 5 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक खोखला बेलनाकार पाइप बनाना है और पाइप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अभी इसका मत से क्या तात्पर्य हो रहा है, तो यहां पर देखिए भाई, इसको पिघलाया और ये बनाया है। ठीक है भाई, बेलन बनाया गया है और बेलन जो बनाया गया है तो बेलन के अंदर क्या चीज हो रहा है, तो बेलन की मैं बात करूं तो इसने कहा है 30 सेंटीमीटर इसका अंतः त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या की बात करें तो इसके अंदर वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो वो 30 दे रखी है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है, मोटाई की बात करें तो ये जो मोटाई है, यानी मैं यहां पर भी बना दूं, और ये जो इसकी मोटाई है, ये मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है भाई। ये मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर है और अंदर की त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर है। डन, चलो ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। देखो इस बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो अब इसका आयतन निकालते हैं, फिर बेलन का निकालेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल। हल की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ की भुजाएं दे रखी है, विमाएं दे रखी है, तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई। देखिए हमने भाई घनाभ के लंबाई की बात की जाए तो कि L है, ये आएगा 4.4 मीटर आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद है घनाभ की चौड़ाई। भाई घनाभ की चौड़ाई की बात करें मतलब B है और ये कितना आ रहा है 2.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है घनाभ की ऊंचाई की बात करें। घनाभ के ऊंचाई की बात की तो h आ गया और ये हमें दे रखा है कितना, तो 1 मीटर दे रखा है। ठीक है भाई, ये तीनों चीज हो गई है। डन। अब इसे पिघलाकर हमने ये बेलन बनाना है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कहेंगे भाई, बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन के आयतन के अंदर दो त्रिज्याएं हैं। क्या, एक अंदर की त्रिज्या और एक बाहर की त्रिज्या है। बाहर की बात कीजिए तो बाहर कैसे निकाल रहे हैं, तो बाहर की बात मैं करूं यहां से, अगर मैं कहूं बाहर तक की त्रिज्या, यानी इसी को देखो ऊपर वाले पोर्शन को मैं अलग से यहां बनाता हूं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को तो ये बनाया, कुछ ऐसा बनाया मैंने, ये बेलन में सही से बनता हुआ दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए भाई, ये ऊपर का व्यू है, ऊपर से हम जिसको देख रहे हैं बेलन को, तो यहाँ पर हमने देखा बेलन बीच में से खाली है, उसकी ये त्रिज्या 30 की है और ये जो है ये 5 का है भाई। इसकी बात करें तो 5 का है, यानी पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 की हो जाएगी। डन, यही होगा। अब देखो क्या चीज है, हम यहाँ पर निकालेंगे बेलन का आयतन और उसके आयतन के लिए क्या करेंगे, तो बेलन के आयतन में दो त्रिज्याएं हैं, पहले उसके नाम तो लिख लें। तो हमने यहाँ पर लिखा बेलन का आंतरिक जो है, बेलन का आंतरिक अंतः त्रिज्या, जिसको हमने माना भाई स्मॉल r, और ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे बेलन का बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या, इसको कैपिटल R माना और ये आ गया है हमारे पास कितना, 35 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसा कि कहा है इसने कि 5 सेंटीमीटर मोटा है, मतलब इतना ही होगा। अब उसके बाद क्या है भाई, हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है, जो कि h मानते हैं और ये हमें ज्ञात करना है। डन, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, ये जस्ट, चलो इरेज नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं कि आपके समझने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या चीज़ भाई, घनाभ का आयतन। पहला क्या है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन की बात करें तो ये होता है L गुने B और गुने में H, और L हमारे पास कितना है, तो भाई L की मैं बात करूं तो 4.4 है भाई, यहाँ पर लिखा 4.4 है। B कितना है, 2.6 है, और H कितना है, 1 है, इतने मीटर क्यूब आएगा। अब इसको मैं गुना करता हूं तो गुना करने में हमारे पास क्या रहा है, 26 को 44 से गुना किया, 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10 आ रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सेम आएगा, 104 आएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 4 4 1 1 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ का था, तो पॉइंट की मैं बात करूँ तो भाई इसमें 26 में पॉइंट था, 2.6 था, और ये था, मतलब एक के बाद 2 के बाद पॉइंट दिख रहा है हमें, तो 2 के बाद तो पीछे से 2 के बाद हमने पॉइंट डाल दिया, यानी ये कितना आ गया, 11.4 आ चुका है। डन, तो हमने यहाँ पर लिखा ये आ चुका है 11.4 मीटर क्यूब। ओके, तो भाई इसमें घनाभ का जो आयतन है वो आ चुका है 11.4 मीटर क्यूब। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा भाई घनाभ का आयतन तो निकाल लिया, और अब आते हैं किस पे, तो भाई बेलन का आयतन।
बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन के आयतन की बात करें, बेलनाकार जो पाइप है उसके आयतन की बात करें तो उसके लिए होगा उसमें भाई पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमने देखा जो बाहर वाला त्रिज्या है, ठीक है भाई, बाहर वाले त्रिज्या की बात करें, बाहर वाला जो 35 है यानी बाहर वाला पूरे में से अगर अंदर वाले बीच को माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा आयतन, भाई बिल्कुल आएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा, इसमें से घटाया है किसको भाई पाई आर स्क्वायर एच को, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई हाँ पाई और एच कॉमन आ रहा है और आगे अंदर आर स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसको देख पा रहे हैं तो भाई कितना आ रहा है पाई तो ठीक है, एच भी आ गया, आर की बात करें तो आर कितना है तो ये हमारे पास था 35 का स्क्वायर और माइनस में आ रहा है कितना 30 का स्क्वायर आ रहा है, भाई ये चीज आ गया। ओके, अब भाई इसको हम घटाएंगे तो कैसे आएगा, तो घटाने के लिए हम छोटा सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, भाई ये लिखा जा सकता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये लिखा जा सकता है। भाई देखो क्या होता है, आप इसका वर्ग करके भी घटा सकते थे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी होता है जिससे वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे सीधे हम देख पा रहे हैं 35 में से 30 गया तो भाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 आ रहा है और गुने में ये 65 आ रहा है, भाई ये आ गया हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब भाई हम क्या करते हैं इसके बाद, भाई बेलन का आयतन आ गया है और घनाभ का आयतन आ गया, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दोनों का आयतन बराबर है, जैसे कि इसी को भाई इसको क्या है, इसे पिघला कर ये बनाया गया, मतलब उसको पिघला कर ये बनाया गया है, यानी आयतन बराबर होगा, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या कि भाई प्रश्न के अनुसार, भाई लिखा प्रश्न के अनुसार भाई घनाभ का आयतन बराबर में आएगा कितना, तो भाई घनाभ के आयतन के बराबर होगा भाई पाइप का आयतन, भाई घनाभ का आयतन और पाइप का आयतन ये दोनों बराबर होंगे और इसको मैं यहां पर लिखता हूं। तो भाई घनाभ का आयतन कितना है, तो भाई ये हमें दे रखा है 11.4 मीटर, तो ये लिखा हमने 11.4 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई पाइप के आयतन के लिए, तो इसके अंदर चीजें किस में चल रही थी, तो इसके अंदर चीजें सेंटीमीटर में चल रही थी और इसमें मीटर में चल रहा था, ये तो मुद्दे वाली भाई गड़बड़ वाली बात है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैंने यहां पर लिखा ये सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा था और इसको लिख दिया यहाँ पे पाई एच और ये भाई 65 गुने में 5 करेंगे तो 25 का 5, चलो इसको ऐसे ही रहने देते, काटने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 गुने में 65 है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई अगर जब भी सेंटीमीटर क्यूब आपको दिख जाए तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसको मीटर क्यूब लिखा और नीचे 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब इसी के नीचे अगर आप भाई 0000 और फिर से 00 क्योंकि सेंटीमीटर 3 है यहाँ पे, उन तीनों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो भाई 3 बार 00 यानी 1 के बाद 6 जीरो लगेगा, यानी इसी के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 के बाद ये 6 जीरो लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब, डन। तो ये चीज आ गया। अब भाई इसको हम सॉल्व करते हैं तो h को यहीं रहने देते हैं, भाई पहले तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, h को यहीं रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 11.4 गुने में 1 के बाद कितने जीरो हैं, तो 6 जीरो हैं और बटे में कितना है, तो भाई ये आ गया भाई पाई और साथ में 5 गुने में 65 है, ठीक है भाई ये चीज आ गया। अच्छा एक और चीज क्या है, अगर आपको ऐसा दिखे 100 ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको थोड़ा छोटा कर दे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। छोटा कैसे होगा, तो इसी बड़े को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 100 गुने में 100 गुने में 100, भाई ये लिखा जा सकता है। और इसके बाद क्या करते हैं, तो भाई ये जो हमें दे रखा है इसको भी फैक्टर साथ में लिख देते हैं, भाई जितने टुकड़ों में रहेगा ना उतना सॉल्यूशन करना आसान होगा, तो भाई इसको भी कर देते हैं। तो भाई मैंने लिख दिया 4.4 गुने 2.6 गुने में 1 है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं क्योंकि 1 से गुना करोगे तो सेम ही आ जाएगा, डन। उसके बाद यहाँ पर भाई हमें लिखा हुआ है भाई 100 गुने में 100 और गुने में 100, ठीक है, और बराबर में h है और बटे में क्या है हमारे पास, तो बटे में हमारे पास है पाई यानी कि 22 बटे में 7 आएगा, यानी 7 की बात करूं तो गुने में 7 इधर लिख दिया हमने, ओके भाई 22 बटे में 7 मतलब 7 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, डन। और उसके साथ साथ क्या है भाई गुने में 5 है गुने में 65 है। अच्छा एक और चीज है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 के बाद पॉइंट और 1 के बाद पॉइंट है, डन। अगर मैं 100 से इसको गुना करता हूं तो ये कितना बचेगा, तो ये 100 से गुना करते इन दोनों के पॉइंट खत्म हो जाएंगे, खत्म होने का मतलब ये बचेगा 44 और ये बचेगा 26 और ये 200 तो रह जाएंगे,
ठीक है भाई, 200 रह गए और गुने में 7 है ही, और नीचे हमारे पास है 22 गुने में 5 और गुने में 65। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से सॉल्व होगा। देखो कैसे भाई, 22 दूनी 44 कटा बड़े आराम से, उसके बाद 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65 कट गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से 5 से काटा तो भाई 20 पे कट गया, और 5 से काटा तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची है। तो भाई 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 और को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, भाई 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 16, 168 आ गया। ठीक है, और इसके साथ डबल जीरो भी लग गया, और नीचे कुछ है क्या? तो नीचे कुछ भी नहीं भाई, नीचे कुछ भी नहीं है। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 चौक 24 है, 24 को 7 से गुना किया तो 7 दूनी 14 है और 7 चौक 28। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि भाई जो ऊंचाई है पाइप की, या फिर पाइप की जो लंबाई है वो आ चुकी है कितनी? तो भाई 16,800 मीटर की लंबाई आ चुकी है, यानी किलोमीटर में कहा जाए तो 16.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ये बिल्कुल कंप्लीट। भाई यहाँ पर देखा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी कुछ नई चीज करी, क्या कि भाई एक पाइप के अंदर वो खोखला पाइप लिया और पाइप की मोटाई दी हुई थी और उसका आयतन हमें ज्ञात करना था, यानी बड़े बेलन में से छोटे बेलन को घटाना था। और तब जाके हमने देखा भाई, जैसे ही हमने घटाया तब जाके वो आयतन निकला किसका? तो भाई पाइप का आयतन निकला है, जो बेलनाकार पाइप है उसका आयतन निकला है, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। यानी आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं यहाँ पे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो भाई ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद के और भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो भी सीरीज लाएंगे और वो भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद फाइनली मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दे भाई पैसा दो तब जाके आगे वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहाँ कुछ भी बाय करने का ऑप्शन है ही नहीं, कूपन कोड भी नहीं लगाना। वॉच नाउ, वॉच क्या है मतलब कि 100% फ्री, यानी आप बिल्कुल 100% फ्री देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी क्या, हाई क्वालिटी एजुकेशन है। और हमारे पास कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, तो कोर्सेज की बात की जाए तो टॉप कोर्सेज है सीबीएसई के, जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, यानी कि आपके इंग्लिश मीडियम के केजी से 12 क्लास तक, और हिंदी मीडियम की बात की जाए तो वो भी 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और सीबीएसई से अर्थात ये है कि भाई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बोर्ड है, चाहे आपका यूपी, बिहार या एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जो कि एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं, तो उन सब के सिलेबस यहाँ पर कंप्लीटली आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपको मिलता है भाई क्या, तो और भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईटी, जेईई, नीट, यूपी, बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लासेज चल रही है। उसके बाद भाई स्पोकन इंग्लिश है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो भाई इन चीज़ों को आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी हैं जो इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर से बेस्ट क्वालिटी में कंप्लीट कंटेंट और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ओके, चलो भाई, तो इसमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जैसे कि यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हो, साथ ही साथ हमारे साथ और भी जो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इस तरह की सोशल साइट्स पर भी जुड़ सकते हो। ओके, और अगर चाहते हो आप अपने पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देखना, यानी कि आपको देखिए भाई, जैसे कि आप हो 10वीं कक्षा में और आपको लगे कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी 10वीं कक्षा पर क्लिक करें और उसके बाद उसके सभी सब्जेक्ट आ जाए सामने, और सब्जेक्ट पर क्लिक किया जाए, उनके सभी चैप्टर सामने आ जाए, उस चैप्टर पर क्लिक किया जाए, उस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए हैं सब बिल्कुल लाइन वाइज अरेंज मिल जाए। तो ऐसे अरेंजमेंट चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। भाई वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com, और इस वेबसाइट पे आपको पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, यानी वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी कि भाई आपका ये इस क्लास का ये वीडियो कहाँ है, तो भाई 1 शॉट रिवीजन चाहिए भाई इस चैप्टर का, तो वो मिल जाए हमें, तो वो वहाँ पर बिल्कुल लाइन वाइज एकदम अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा।
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास है। ओके, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो भाई वो आप अपने पीसी पर, अपने मोबाइल पे या टैब पर देख सकते हो। और मोबाइल के लिए आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी आप अपने पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हो। यानी मैग्नेट ब्रेन के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।